Okay, this is basic mathematics. The first topic is number system. नंबर्स को हम कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं. फर्स्ट इज होल नंबर, द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. होल मतलब सभी, सब नंबर आता है इसमें. जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू द इन्फिनिट. ठीक है. नेचुरल नंबर जिसमें जीरो नहीं आता, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. होल नंबर मतलब सभी नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड होता है. इवन नंबर, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होता है, 2 4 6 8, जो 2 के टेबल में आता है अप टू इन्फिनिट. सॉरी, ऑड नंबर, ऑड नंबर वो होता है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होता. 1 3 5, ये 2 के टेबल में नहीं आता. प्राइम नंबर, द नंबर विच इज डिवाइडेड इन सेम टेबल, जो खुद के टेबल में आता है. जैसे 2 खुद के टेबल में आता है, दूसरे के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता. 3 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है. 5 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, जो सिर्फ अपने खुद के टेबल में आता है. लेकिन मैं यहाँ पे 9 नहीं लिख सकता. क्यों नहीं लिख सकता 9? क्योंकि 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए हम 9 नहीं लिखेंगे, जो खुद के टेबल में आता है. इसके बाद क्या आएगा, 11 13 एंड सो ऑन. इसको बोलते हैं प्राइम नंबर. दूसरा होता है को प्राइम नंबर. मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ 7th में. तो ये 5 पॉइंट हो गया. को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसका फैक्टर सेम नहीं होता. जैसे 9 और 10 जो है वो को प्राइम नंबर है. को मतलब जुड़वा. को प्राइम, 9 और 10 को प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर सेम नहीं होता. फैक्टर क्या होता है, जैसे 9 का फैक्टर 3 3 1 3, तो 9 का कौन सा फैक्टर है, 3 और 3 फैक्टर है. वही मैं 10 को करूंगा तो क्या जाएगा, 2 5 5 1. क्या 2 और 5 और 3 और 3 सेम फैक्टर है क्या, डिफरेंट फैक्टर है ना. तो 9 और 10 जिसमें फैक्टर डिफरेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं. जैसे इसका एक और एग्जांपल है 7 और 8. 8 में क्या क्या फैक्टर होगा, 2 और 4, लेकिन 7 खुद के टेबल में आएगा, तो वो क्या कराएगा, आपका को प्राइम नंबर बनाएगा. लेकिन 10 और 12 को प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 किसमें आता है, 2 आता है 10 में, और 12 को डिवाइड करूंगा तो 2 6 फिर 2 फिर 3 फिर 3 और इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, सेम फैक्टर आ रहा है, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं होगा. अब होता है कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर वो होता है जिसमें फैक्टर्स मोर देन 1 होते हैं. जैसे 6 जो होगा वो कंपोजिट नंबर होगा. 12 जो होगा वो कंपोजिट नंबर होगा. क्यों कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसका फैक्टर जो है 1 और मोर देन 1 है. इसमें फैक्टर कितने हैं, 3 फैक्टर है, तो क्या है 1 से ज्यादा है ना फैक्टर. इसमें फैक्टर क्या है, 1 से ज्यादा है. इसमें फैक्टर कितने हैं, 1 से ज्यादा है, मतलब 2 फैक्टर है, इसको फैक्टर्स बोलते हैं. तो जिसमें फैक्टर्स 1 से ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर. 2 कंपोजिट नंबर हो गया, नहीं होगा 2 कंपोजिट नंबर, क्योंकि 2 में सिर्फ एक ही फैक्टर है. मैं क्या बोला, मोर देन 1. फैक्टर समझ आ गया. अब मैं रैशनल नंबर, इसके बाद में पढ़ाऊंगा रैशनल और फ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है. पहले हम समझते हैं रैशनल नंबर क्या होता है. रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. जो हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं. जैसे इसका एग्जांपल होगा 1/3 2/5 7/9. ये सब क्या है, हमारा रैशनल नंबर है. ऐसा भी हो सकता है 9/7. ये सब हमारा रैशनल नंबर है. क्या 0 रैशनल नंबर होगा, क्या होगा रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 p अपॉन q. क्या 2 रैशनल नंबर होगा, क्या होगा रैशनल नंबर. क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 आ जाएगा. तो ये जो 2 है वो नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है.
रैशनल नंबर मतलब जिसको अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं और जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो क्या है 1। तो ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर। कभी कभी क्वेश्चन आता है 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, ट्रू एंड फॉल्स। तो 0 इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में एक डिफरेंस है। रैशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, 337 यहाँ के बाद रुक जाएगा। लेकिन इरेशनल नंबर जो है वो कभी रुकता नहीं है। जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.147 डैश सो ऑन। ये आगे मतलब डेसिमल के बाद ये डिजिट आगे चलते रहता है और वो डिवाइड होते जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसका मैं एग्जांपल थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 22/7 क्या होता है हमारा, पाई का वैल्यू होता है। इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, 1 कैरी, ये 0, 7 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 7 1 जा 7, 3 कैरी, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 3 जा 40, हाँ सॉरी 7 2 जा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 6। मतलब ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये चलते रहेगा। तो इसमें हमेशा शो ऑन डेसिमल के बाद चलते ही रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब होता है रुक जाना। ध्यान समझना, रैशनल नंबर में डेसिमल के बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 आएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब होता है रुक जाना, और इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, डेसिमल के बाद रुकता ही नहीं। इरेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखते। अब इरेशनल नंबर कौन कौन सा होता है, एक तो मैं बता दिया पाई होता है, दूसरा होता है √2, तीसरा होता है √3, √5। जितने भी नंबर है सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, द नंबर व्हिच आर शोन इन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, सेंटर में 0, 0 के राइट हैंड साइड क्या होगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर। तो दो प्रकार के इंटीजर होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर जिसको हम लोग 0 के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसको 0 के राइट हैंड साइड में लिखते हैं। I repeat once again, integer which are shown in number line। नंबर लाइन में जिसको हम शो करते हैं, नंबर लाइन इसको बोलते हैं जिसमें सेंटर में, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, उसको 0, न्यूट्रल का राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, न्यूट्रल का लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर। अब मैं पूछूंगा 3 इज ग्रेटर देन 2। 3 जो है 2 से ग्रेटर होता है। क्यों ग्रेटर होता है, क्योंकि 3 राइट हैंड साइड में आता है, 2 लेफ्ट हैंड साइड में आता है। लेकिन मैं वही पूछूंगा -2 और -3 में कौन सा ग्रेटर है, -2 ग्रेटर है, क्योंकि -2 क्या है, राइट हैंड, जो राइट हैंड साइड में है वो ग्रेटर होगा। तो याद रखना, जब मैं टेकिंग बोथ साइड नेगेटिव लूंगा तो वो साइड क्या कर रहा हूं, मैं नेगेटिव ले रहा हूं, इसको -3 कर रहा हूं, इसको -2 कर रहा हूं, तो ये जो साइन है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि -2 बड़ा है। आया समझ, ये जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटीजर। कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों साइड हम माइनस लेते तो साइन चेंज क्यों होता है, इसका रीजन यही है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जिसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। मतलब ऐसा नंबर जिसमें रैशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, दोनों को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर का एग्जांपल है √2, रियल नंबर का एग्जांपल है 1/3। दोनों एग्जांपल को मिक्स करेंगे तो रियल नंबर बन जाएगा। Okay. Difference between rational number and fraction. Fraction we can write in the form of p upon q,
एंड रैशनल नंबर इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। दोनों को हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, बस एक ही डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर में मैंने क्या समझाया, जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, 1/3, 2/3, -1/3, -2/3। रैशनल नंबर में नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ये डिफरेंस होता है। अब जो फ्रैक्शन होता है उसको भी हम क्या करते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। f मींस फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। क्या बताया मैंने, डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 2/3, 2/5, ऊपर 2 है नीचे 5 है, 7/9, 7/100। Proper fraction means numerator is always less than denominator. Improper fraction opposite हो जाएगा, numerator is greater than denominator। इसका एग्जांपल है ऊपर 3 नीचे 2, numerator बड़ा होगा denominator छोटा होगा। और एग्जांपल है 7/2, 7/5। अब होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जिसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 1/2 और यहाँ पे 5, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7, 3/9, 9, 7/5, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल है। अब मैं ये सिखाऊंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं 3/1/2। ये किसमें दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 3 6, 6 + 1, ऊपर देखो प्लस करते हैं, 6 + 1 7, और नीचे में जो दिया रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं 2। हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। दूसरा एग्जांपल 5, 7/9। तो नीचे 9 दिया है, सबसे पहले 9 लिख दिया, नीचे 9 5 45, 45 + 7 52, 52/9। एक मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन 5, 3/4, इसका आंसर क्या होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी एग्जांपल लेते 7/2। इम्प्रॉपर मतलब बताया था न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कभी नहीं करते। तो सबसे पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 होता है, नीचे का नंबर से यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट और यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे 7/2, 7/2, 2 3 6 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो 1 क्या हुआ हमारा, रिमाइंडर हुआ, और कोएफिशिएंट कितना हुआ 3। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कोएफिशिएंट की जगह 3 और ये 2, रिमाइंडर की जगह 1। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 13/4। तो नीचे में सबसे पहले 4 लिख देना, यहाँ पे कोएफिशिएंट और यहाँ पे रिमाइंडर। 4 3 12, यहाँ पे 1, कोएफिशिएंट में आ जाएगा 3
और रिमाइंडर में आ जाएगा 1। ओके कंप्लीट। ओके, पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इन तीनों चीज में एक कॉमन चीज है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यहाँ पे लिखो उसके बारे में, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे नंबर, जितने भी नंबर है दुनिया पे वो सब कांस्टेंट में आता है। 1 2 3 4 5 5 का वैल्यू क्या होता है 22/7, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट विच कैन नॉट बी चेंज। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है अल्फाबेट x y z a b c, ये सबको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे लेट अस अज्यूम मैं x का वैल्यू मान सकता हूँ x = 5, कोई दूसरा मान सकता है x = 7, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वेरिएबल को, और कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। अब पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल। दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बट इन वेरिएबल द पावर इज होल नंबर। इसमें क्या होता है, पावर होल नंबर होता है। जैसे इसका एग्जांपल 7x² + 5x + 5। देखो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसका पावर क्या है, होल नंबर। अभी पढ़ा था होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 से स्टार्ट होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 5 × 1 होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x² 5x + 5x की पावर 0। हम x की पावर 0 को कभी शो नहीं करते, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। समझ आया? तो यहाँ पे क्या आएगा, होल नंबर, यहाँ पे भी होल नंबर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। मैं क्या होता है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल, बट इन वेरिएबल द पावर इज होल नंबर। Algebraic expression, same, the combination of constant and variable, but in power the number is integer. यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होगा, 7x की पावर -3 + 4x की पावर 3 + 7। यहाँ पे जो पावर होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा। ये डिफरेंस होता है algebraic expression of polynomial। वो भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सेम वो भी इक्वेशन मतलब जहाँ पे हम बात करते हैं इक्वल साइन का, यहाँ पे ऐसा करेंगे 3x + 4 = 7। इधर वाले को बोलेंगे राइट हैंड साइड और इधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में क्या आता है, इक्वल का साइन। इस चीज का नाम पड़ता है इक्वेशन। इसमें भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हम लोग इक्वल का साइन यूज करेंगे नहीं करेंगे। इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसको इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन यूज करेंगे। इक्वेशन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका नाम यहाँ पे इक्वल का साइन यूज कर रहे हैं। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्व। जब भी सॉल्व पूछेगा मतलब हमको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। और वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे 7 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साइड 4 को मैं उधर ले जा रहा हूँ ट्रांसफर, तो प्लस का क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 3x। 7 - 4 कितना जाएगा 3। याद रखना यदि प्लस में जाएगा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यदि मल्टीप्लाई में जाएगा 3 × x, यहाँ कुछ साइन है, कुछ भी साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई का साइन। तो जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाएगा। ये 3 यहाँ का और ये 3 डिवाइड, 3 और 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। इसी को हम बोलते हैं सॉल्व। अभी मैं आपको अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं इसके बाद। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। क्यों इसको इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। इक्वेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है।
चलो मैं x की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे m लिख दूंगा, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, तो हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करूंगा, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो जो m है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल को एक साइड लिखना है, कांस्टेंट को एक साइड लिखना है। तो यहाँ पे 5 है कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 4m वेरिएबल है 2m, इधर आ गया तो -2। धीरे धीरे बता रहा हूँ, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। अब 5 - 2 3, 4 - 2 कितना जाएगा 2, और यहाँ m है तो यहाँ पे m। अब फिर से 2 × m, इंटू में तो जाएगा क्या जाएगा, ये डिवाइड जाएगा 3/2। ये हो गया कंप्लीट। ऐसे सॉल्व करना है, समझ, ये तो आता होगा। अब ये 7 और 9 और ये वेरिएबल है, सब वेरिएबल को एक साइड डाल देना। 7x + 9x - 4x प्लस 4 में किधर का माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 10 - 3। 7 + 9, 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, दो दो करके सॉल्व करना, 16 - 4 इक्वल टू 10 - 3 7, 16 - 4 12 x इक्वल टू 7/12। क्यों 12 नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई का फॉर्म है। ये तो बहुत इजी था। अब पढ़ेंगे एलसीएम, फ्रैक्शन में जो दिया जाएगा उसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया जाता है तो सबको फ्रैक्शन मानना, 4 की कुछ नहीं मतलब 1, 2 की कुछ मतलब 1, और सब फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। क्या करना है, 7 और 1 का एलसीएम, 7 और 1 का एलसीएम 7, और 4 और 1 का एलसीएम 4। अब इसको 7 फॉर्म करना है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई, ये 7 है ना एलसीएम, तो इसको क्या फॉर्म करना है, हमको 7 फॉर्म करना है इसके ऊपर। तो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 1 से, इतना जगह 1 है, प्लस इसको भी 7 बनाना है, यहाँ नीचे 7 दिया, 7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 4 का 28 है। यहाँ पे ये 4 है तो इसको भी 4 बनाना है, 1 से मल्टीप्लाई 4 आंसर 3 आंसर, जो नीचे मल्टीप्लाई वही ऊपर मल्टीप्लाई। ये इसको 4 बनाना है, 1 4 का 2 4 का 2 4 का 8 है। ऐसा हम एलसीएम लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये पूरा अपॉन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब नीचे जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और ये जो डिवाइड है वो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 1m + 28m इज इक्वल टू 7 3 + 8m। अब 4 1 का 4m, ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 4 इसके साथ 4, और ये 4 28 का कितना होगा, 4 30 का 120, 120 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 100। ठीक है, 7 3 का 21, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 8 का 56। अब जो m है उसको एक साइड डालना और कांस्टेंट को एक साइड, तो 21 बस कांस्टेंट है, बाकी सब पूरा 4m + 1 2m - 56m। सेम ऐसे प्रोसेस, उसको प्लस करके इससे माइनस करना, उसको डिवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, सॉरी माइनस क्वेश्चन, जिसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब प्लस है और माइनस। 7m - 5/6 इज इक्वल टू 7m - 4/2 या अपॉन 4। अब ये पूरा डिवाइड में है और वो पूरा डिवाइड में है, तो डायरेक्ट उसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई 4 7m - 5 6 7 - 4, ब्रैकेट के बाहर नंबर तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा,
4 7 का 28m माइनस 20 इज इक्वल टू 42m माइनस 24। अब क्या करना है, वेरिएबल को यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साइड। तो यहाँ पे वेरिएबल 42 बड़ा है और 28 छोटा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को मैं राइट हैंड साइड ले आऊँ, 48m माइनस 28m। हमेशा वेरिएबल को मैं क्या करता था, इस साइड डाला था, अब मैं उस साइड ले रहा हूँ वेरिएबल को, 24 को इस साइड डालो तो माइनस का प्लस जाएगा और 20 नेगेटिव का नेगेटिव जाएगा, 4 इज इक्वल टू 42 माइनस 28 हो जाएगा 40m, 40 डिवाइड हो जाएगा 4/40 इज इक्वल टू m। चाहे हम ऐसा लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 4/40। अब इसको कैंसिल करना है, 2 का और ये 7 m इज इक्वल टू 2/7। इसका ध्यान रखना, आसानी सॉल्व करने में वही होगा जब हम छोटे नंबर को उससे लेंगे। फिर से आगे हम लोग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में दो प्रकार के टर्म्स होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं, अनलाइक टर्म को हम लोग सॉल्व नहीं करते, छोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन है 7x² 4x 9x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस 3x, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो जो x² है उसको हम एक साथ लिखेंगे 7x² प्लस 9x²। यहाँ पे x² जो है वो लाइक टर्म है, उसके बाद जितना भी x टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे 4x 5x और ये 3x प्लस 2। जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो हम डिग्री को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा डिग्री है उसको पहले, फिर जिसका डिग्री कम है इसका पावर 1 है उसको बाद में, और इसका क्या है x की पावर 0 है तो इसको हम सबसे आखिरी में। तो जो x² है उसको हम लाइक टर्म बोलेंगे और इसको मैं क्या बोलूँगा, लाइक टर्म बोलूँगा। तो 9 प्लस 7 कितना जाएगा 16x²। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12x। जो वेरिएबल है उसको नोट करना है प्लस 2। अब क्या इसके आगे सॉल्व होगा, क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x² है इसमें x है। तो ये x² है और ये x है, इसको क्या करेंगे हम लोग अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म जिसको हम सॉल्व नहीं करते, लाइक टर्म मतलब जो सेम वैल्यू होती है। समझ आया दोनों डिफरेंस, अनलाइक टर्म को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या है आंसर है, अनलाइक टर्म और लाइक टर्म। Polygon, the geometric figure which has more than two sides. The geometric figure which has more than two sides. दो साइड से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। जैसे ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 साइड्स, n मींस नंबर ऑफ साइड्स। 3 साइड होते हैं a, b और c, और जिसके जितने साइड्स होते हैं उतने एंगल्स होते हैं। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड होते हैं। तो n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख देना n इज इक्वल टू 3। स्मॉल n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स। सेकंड है क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं। n इज इक्वल टू 4। उसके बाद पेंटागन, पेंटागन फिर से बता रहा हूँ, पॉलीगॉन का डेफिनेशन होता है द ज्योमेट्रिक फिगर व्हिच हैज मोर देन टू साइड्स। दो साइड से ज्यादा होने वाले को पॉलीगॉन बोलते हैं, सबको पॉलीगॉन बोलते हैं। ट्रायंगल को पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल को पॉलीगॉन, पेंटागन क्योंकि सबका 2 से ज्यादा साइड्स होते हैं। पेंटागन का डायग्राम ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5 साइड ऐसे।
तो n इक्वल टू 5। उसके बाद है हेक्सागोन। हेक्सागोन का डायग्राम कैसा बनता है? डायगोन जैसे हेक्सागोन। नंबर ऑफ साइड 6, नंबर ऑफ एंगल 6। उसके बाद है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। हेप्टा HEPTAGON हेप्टागन 7 साइड्स। फिर होता है ऑक्टागन। ऑक्टागन 8 साइड्स। उसके बाद नैनोगन 9 साइड्स। फिर होता है डेकागन। डेकागन 10 साइड्स। इतना पढ़ना है आपको 10 साइड्स। और हमारे सिलेबस में ये ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटर और सर्कल के बारे में मालूम होगा। अब होता है एक फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 into 180। n-2 into 180 sum of all interior angles of polygon। अब समझना है ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, पता है? तीनों का सम कितना होता है? 180। बड़े तो याद है। और इसका चारों का सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360। याद आया? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये यहीं से बना है। अब मैं पॉलीगॉन की जगह रखूं यहाँ पे ट्रायंगल लिखूंगा। तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। यहाँ पे 3 पुट करने। 3 - 2 कितना होता है? 1। 1 into 180 180। तो 180 आ गया। कोऑर्डिनेटर में यहाँ कोऑर्डिनेटर लिखूंगा, पॉलीगॉन में यहाँ क्या पुट करूंगा? 4। ये देखिए यहाँ पे देखो ना, समझ आया? 4 - 2 2। 2 into 180 360। वैसे ही पेंटागन में निकालना है। तो पेंटागन में कितना होगा? 540। कितना होगा? 540। इसका कितना होगा? 720। मेरे को रटा गया, लेकिन अपन पुट करेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब मैं बताऊंगा किसका कितना डायगोनल बनेगा। जैसे कोऑर्डिनेटर कितना डायगोनल बनेगा? 1 और ये 2। ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं बनेगा, उसका भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। राइट डाउन नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। अब वही इधर देखना, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन। मान के चलो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या करूंगा? 3, यहाँ भी 3, तो 3 - 3 0। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा 0 है। तो ट्रायंगल में एक डायगोनल नहीं बनता है। अब कोऑर्डिनेटर में क्या पुट करूंगा? यहाँ पे मैं 4, देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, 4। यहाँ पे भी 4 - 3 अपॉन 2। तो 4 - 3 कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो 2 1 से और ये 2 2 है। तो कितना डायगोनल अपना? 2 डायगोनल। वैसे पेंटागन का भी वो होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर का और ये डायगोनल का। अब राइट डाउन एक चीज और, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। एक्सटीरियर मतलब बाहर का। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाहर का एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा? 360। क्या होगा? 360। सभी का आंसर 360 है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, मेरे ट्रायंगल हो, कोऑर्डिनेटर हो, पेंटागन हो, सबका 360 आंसर।